नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी के प्रश्न बैंक की इकाई 1 के पद, उनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेषता सहित अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला 5वां पद है, बादल गरजो घेर घेर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नवनिर्माण हेतु बादलों से जोरदार गर्जना करते हुए बरसने का आह्वान किया है। आगे व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बादलों से कह रहे हैं कि बादलों खूब गरजो और खूब बरसो। ओ धाराधर अर्थात बादल, इस विस्तृत गगन को पूरा घेर लो। कवि को गगन घेरे हुए काले बादल घुंघराले और बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जैसे बालक बादलों को देखकर उनमें नई नई आकृतियों की कल्पना करते हैं। जैसे बादल को अगर बालक देखें तो बादलों में उनको हाथी, घोड़े, तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही बादल सुंदर और नवीन कल्पना से भरे हुए लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में विद्युत शक्ति है। जब बादलों के बीच घर्षण होता है तो उसमें तड़ित निकलती है, बिजली चमकती है। उसकी यहाँ बात की गई है। एक कवि की तरह लोगों में नई चेतना का संचार कर दो। कहने का आशय यह है कि तुम में बिजली की शक्ति है और उस विद्युत शक्ति के द्वारा लोगों में एक नई चेतना भर दो। आगे, बादलों तुम में वज्र की विध्वंस की क्षमता छुपी हुई है। नव निर्माण के लिए इसका उपयोग करते हुए सामाजिक क्रांति की भावना भर दो। वज्र विध्वंस की क्षमता लिए रहता है, उसमें मिटाने की क्षमता होती है। जब वह पुराने को मिटाएगा तभी नया आ पाएगा, तभी बदलाव आ पाएगा। इसलिए कवि ने बादलों से वज्र की शक्ति का उपयोग करते हुए सामाजिक बदलाव की, सामाजिक चेतना की बात यहाँ पर की है। इसलिए हे बादलों खूब गरजो और खूब बरसो। विशेष: पहला, बादलों के माध्यम से साहित्यिक लोगों से भी सामाजिक बदलाव का आह्वान किया गया है। जैसे कवि नूतन कविता वाले या वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो आदि। कविता में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। भाषा तत्सम प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली है, अर्थात इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। कविता ओज गुण युक्त है। अगला 6वां पद है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अट नहीं रही है नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को प्रकट किया है। अर्थात फागुन का महीना बहुत सुंदर होता है, चारों तरफ सुंदरता होती है, यह बताना चाहा है कवि ने। व्याख्या: कवि कह रहे हैं कि फागुन इतना सुंदर होता है कि इसकी सुंदरता समाती नहीं है। अर्थात इस महीने में प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। जब सौंदर्य से परिपूर्ण होगी तो सुंदरता
समाएगी ही नहीं। आगे, फागुन की आभा तन तक ही सीमित नहीं रहती, अर्थात सौंदर्य का सर्वव्यापी विस्तार होता है। जैसे हवाओं में सुगंध रहती है, मौसम साफ और वृक्ष हरे व फूलों से लदे रहते हैं, इसकी सुंदरता में इतनी मादकता होती है, इतना नशा होता है या इतना आकर्षण होता है कि मन प्रसन्नता और उल्लास से भर जाता है। विशेष पहला, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दूसरा, सुंदर शब्द चयन और लय से कविता सुंदर बन पड़ी है। तीसरा, पद मैत्री है। सातवां पद है, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के छाया मत छूना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गिरजा कुमार माथुर हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अतीत की सुखद काल्पनिकता में जीकर वर्तमान को दुखी करने से मना किया है। अर्थात भूतकाल में जो समय बीत गया, जो अच्छा समय बीत गया, उसकी बातों को याद करना और आज को दुखी बनाना यह ठीक नहीं है, ऐसा कवि ने इस पद में कहा है। व्याख्या, कवि कह रहे हैं कि हे मेरे मन, छाया मत छूना, अर्थात अतीत की सुखद स्मृतियों को याद मत करना, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख बढ़ जाएगा या दोगुना हो जाएगा। जीवन में कितनी ही रंग बिरंगी स्मृतियां हैं। अतीत की इन स्मृतियों के चित्र और उनकी मनमोहक गंध आसपास फैली हुई महसूस होती है। अपनी प्रियतमा के साथ गुजारी चांदनी भरी रातें तो अब गुजर गईं, बस उसके तन की सुगंध का एहसास ही बचा रह गया। अब यह चांदनी रात उसके लंबे केसों में लगे फूलों की याद दिलाती है। वर्तमान का हर क्षण सुखद समय बीत जाने के दुखद एहसास से भरता जा रहा है। इसलिए हे मन, अतीत की मीठी स्मृतियों को याद नहीं करना, इससे वर्तमान का दुख बढ़कर दोगुना हो जाएगा। यहाँ कवि ने बीती मीठी यादों को याद करने से मना किया है, क्योंकि उनको याद करके हम अपने वर्तमान के दुख को और बड़ा कर देते हैं। जीवन कई यादों से भरा पड़ा है, रंग बिरंगी यादों से भरा पड़ा है। उनके दृश्य एक खुशबू की तरह हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। कवि कह रहे हैं कि उनकी प्रियतमा के साथ उन्होंने जो सुखद समय बिताया था चांदनी रातों में, वह सुखद समय तो अब बीत गया, लेकिन उसके तन की सुगंध का एहसास ही अकेला बचा रह गया। अब जब भी चांदनी रात आती है तो वह उनकी प्रियतमा के केसों में लगे फूलों की उनको याद दिलाती है। कवि कह रहे हैं कि अतीत को याद करके उनका जो वर्तमान समय है उसका हर एक क्षण दुख के एहसास से भर जाता है। इसलिए वह अतीत की मीठी यादों को याद करने से और वर्तमान के दुख को दोगुना करने से मना कर रहे हैं। विशेष, कविता में रोमानी भावबोध है।
अर्थात कविता रोमांटिक है। दूसरी, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरी विशेषता, कविता में अनुप्रास अलंकार है। चौथी विशेषता, मुक्त छंद है। अगला 8वां पद है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता ऋतुराज हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में विदा के समय ससुराल जाती बेटी को उसकी मां जीवन की वास्तविकता समझा रही है और शोषण से बचने की सीख दे रही है। अर्थात शादी के बाद जब विदा होती है तो बेटी अपने ससुराल जाती है, उस समय माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि वास्तविक जीवन क्या है और उसे तुझे कैसे जीना है। तुझे अगर ससुराल में अत्याचार या शोषण का सामना करना पड़े तो तुझे उसे सहन नहीं करना, उसका किस तरह सामना करना है, यह सीख एक माँ अपनी बेटी को दे रही है। व्याख्या, विदा के समय ससुराल जाते हुए एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि पानी में अपना चेहरा देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित मत होना। आशय है कि सुंदरता की तारीफ होने पर गर्व मत करना, यह स्थायी नहीं। आगे माँ कहती है, आग रोटियां सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। माँ कहना चाहती है कि घर गृहस्थी के काम तो करना, मगर ससुराल में तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे तो चुप होकर सहन मत करना। माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण खाली शब्दों के भ्रम की तरह होते हैं, इनमें वास्तविक जीवन नहीं है। यह तो स्त्री जीवन के बंधन है, क्योंकि इनकी प्राप्ति को ही स्त्री जीवन मानकर जीती रहती है और अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आगे माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी अर्थात कमजोर दिखाई मत देना, क्योंकि लड़कियों के गुण जैसे कोमलता व सीधेपन को समाज कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाता है। शादी के बाद विदा होते समय जब बेटी अपनी ससुराल जाती है तब माँ उसे समझाती है कि पानी में अपना चेहरा देखकर अर्थात दर्पण में अपनी सुंदरता को देखकर या किसी के द्वारा तारीफ मिलने पर तुम गर्व मत करना, क्योंकि यह सुंदरता स्थायी नहीं होती। आगे माँ कहती है कि आग रोटियां सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात घर गृहस्थी के काम जिम्मेदारियां सब निभाना, लेकिन इनके नाम पर यदि तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हो या अन्य किसी तरह का शोषण हो तो उसे चुपचाप सहन मत करना। माँ समझाती है कि वस्त्र और आभूषण जीवन नहीं होते, यह जीवन के नाम पर धोखा होते हैं। यह स्त्री जीवन के बंधन है, स्त्री इनमें ही बंध कर रह जाती है, इनको ही अपना जीवन मान लेती है। तो माँ कहती है यह सब धोखे हैं। आगे माँ कहती है कि तुम लड़की हो, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। समाज व्यवस्था में लड़कियों के गुण जैसे उनकी कोमलता और उनके भोलेपन को कमजोरी समझ लिया जाता है और इस कमजोरी का फायदा समाज द्वारा उठाया जाता है, लड़कियों का शोषण किया जाता है। इसलिए माँ कहती है कि तुम कमजोर दिखाई मत देना। विशेष, कविता में माँ ने स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अर्थात समाज ने महिला के लिए जो प्रतिमान
जो आदर्श स्थापित किए हैं, इन आदर्शों के नाम पर होने वाले शोषण से बचने की सीख अपनी बेटी को दे रही है। वह जिम्मेदारी निभाने की सीख तो बेटी को दे ही रही है, साथ में इन शोषणों से बचने की सीख भी अपनी बेटी को दे रही है। दूसरी विशेषता, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरी, मुक्त छंद है।